भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की 5 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, और डिटेल में सॉल्यूशन भी हम कराते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो, सारे एग्जाम एनालिसिस का टॉप एनालिसिस आप तक सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरुआत करेंगे हम एमपीजी के जीएस से और आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। विष्णु वाकड़कर का जन्म कहां पर हुआ था? यह प्रश्न आज आपका एमपीजी से पूछा गया है। जबलपुर, नीमच, महू, झाबुआ। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीमच में इनका जन्म हुआ है। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो महान भारतीय पुरातत्वविद, इतिहासकार और भीमबेटका की गुफाओं के खोजकर्ता, पद्मश्री से सम्मानित हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इनका जन्म 4 मई 1919 को मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित नीमच शहर में हुआ था। तो नीमच इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर दें। आज सुबह वाली वीडियो में और कल शाम वाली वीडियो में कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि सर ये पीडीएफ नोट्स के बारे में बताते रहते हैं कि इनके नोट्स से प्रश्न आते हैं। बताइए इनके नोट्स से प्रश्न आते भी हैं कि ये सर ऐसे ही कहते रहते हैं? तो भाई उन लोगों की जो शंकाएं थी उनको दूर करने के लिए हम आपको दिखा देते हैं अपने पीडीएफ नोट्स में से प्रश्न किस तरह से आज वाले प्रश्न, आज वाले जो है वीडियो में, मतलब आज वाले पेपर में प्रश्न फंसे हैं। जो आज हमको एक भाई ने जो है नोट वो भेजे थे, स्क्रीनशॉट भेजा था, मतलब कि उन्होंने ये बताया था कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आज एग्जाम में आए हैं। उन्होंने लिख करके भेजा था व्हाट्सएप पर। देखिए इन्होंने कहा, सर मेरे 71 नंबर आए हैं, आपका एनालिसिस बहुत काम आया, थैंक यू सो मच। और इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे। विष्णु वाकड़कर वाला इन्होंने ही भेजा था, ठीक है ना, प्रायिकता क्वेश्चन आया था, ये सारी चीज़ें इन्होंने भेजी। अच्छा, इन्होंने कुछ और प्रश्न भी भेजे थे जो हमारे सीधे नोट्स से आए हुए हैं। आइए आपको दिखा देते हैं, है ना, जिससे आपका जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखिए ये प्रश्न इंग्लिश का इन्होंने कहा था। सर इंग्लिश का एक प्रश्न आया था, अबाउंडेंट का सिनोनिम पूछा गया था। ठीक है, क्या अबाउंडेंट का सिनोनिम आज पूछा गया? ये उन्हीं का स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप का, देख रहे हो ना? ठीक है, तो इन्होंने कहा सर आज अबाउंडेंट का सिनोनिम पूछा गया था। तो ये अबाउंडेंट का सिनोनिम जो हमने 200 वाली आपको पीडीएफ दी है ना, इंग्लिश की 200 वाली पीडीएफ जो दी है, 200 प्रश्न वाली, वहां पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ अबाउंडेंट। ठीक है, 101 नंबर पर, जिनके पास में पीडीएफ नोट्स हैं 101 पर देख लेना, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ अबाउंडेंट। पूरा चारों ऑप्शन आपको हमने दिए थे और डिटेल में सॉल्यूशन दिया था, आंसर बताया था प्लेंटीफुल। ठीक है, और पूरा डिटेल में हिंदी में सॉल्यूशन दिया गया था। ठीक है, तो एक तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल गया। वही प्रश्न दिखाने बैठेंगे तो वही प्रश्न ही दिखाते रह जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न अपने सीधे सीधे नोट्स से आ रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न आप देख सकते हैं, देखिए ये उन्हीं का स्क्रीनशॉट है, खरमोर और पक्षी वगैरह बता रहे थे। एक प्रश्न और उन्होंने भेजा था, सर गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू पूछा गया था। तो पीएच वैल्यू वाली पीडीएफ अलग से दी है, टॉप 50 पीएच वैल्यू। ठीक है ना, तो ये अपनी ये टॉप 50 पीएच वैल्यू वाली वो है, नोट्स हैं। गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस में एच आयन की उच्च सांद्रता का मुख्य कारण क्या है? ये सुपर नोट्स आपको हमारे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमने बताया था कि इसका पीएच मान 1 से 2 हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस वाला प्रश्न भी सीधे सीधे अपने नोट्स से आया है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ओजोन परत किस मंडल में है? इसके बारे में तो नोट्स में बहुत डिटेल में बताया। टॉप 500 साइंस वाली जो टॉप 500 की पीडीएफ है उसमें भी आपको बताया था। ठीक है, आमिर खान एमपीजी के वाली पीडीएफ में आमिर खान के बारे में आपको बताया था, इंदौर घराने के संस्थापक हैं, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और आज यही पूछ लिया आमिर खान कहाँ से संबंधित है। ठीक है ना, इसके अलावा रिगिड का एंटोनिम बता रखा था। रिगिड मतलब होता है छुटकारा पाना, इसका सिनोनिम एंटो, दोनों आपको बता रखा है टॉप 100 वाली एंटोनिम सिनोनिम वाली पीडीएफ में। ठीक है, और देख लो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो सीधे सीधे खरमोर और पक्षी वाला बता रखा था, सैलाना सरदार पूरा अभ्यारण्य। ठीक है ना, तो अब अगर हम पूरा बताने बैठेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एक काम करेंगे, एक दिन आपको हम दिखाई देंगे अपने जो है नोट्स, सुपर नोट्स के स्क्रीनशॉट लगा देंगे इस साइड, और इस साइड जो इन लोगों ने अपना जो है क्वेश्चंस भेजे हैं उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से विश्वास हो जाना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे हमारे सुपर नोट्स से देखने को मिलते हैं। ये सुपर नोट्स का स्क्रीनशॉट है और ये आज जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो फिर से आपसे कह रहे हैं कि टॉप 200 वाली जो एमसीक्यू इंग्लिश की हमने दे रखी है उसको अच्छे से पढ़ करके जाना। टेंस वेंस के सारे नियम उसी में से आ जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और आपको बता देते हैं कि अगर आप ये सुपर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं। सुपर नोट्स प्राप्त करने के लिए कुछ खास करना नहीं है। मात्र 189 रुपए में आपको ये कंप्लीट सुपर नोट्स जो है मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर के मिल जाएंगे। सीधे सीधे आपको एग्जाम वाले प्रश्न इन नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा? तो इन सबकी कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, पांचों सब्जेक्ट की थ्योरी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी, टॉप 500 जो हमने करंट अफेयर करा रखी हैं। करंट अफेयर के प्रश्न भी भाई इसी में से फंसते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, अभी आपको दिखाते हैं करंट अफेयर। जो जयंत गार्डन वाला था ना, एक कर्नाटक वाला, हमने बताया था कि भाई अब जो दारू का ठेका वेका वहां पर बंद होने वाला है, तो वो भी आपको करंट अफेयर वाली पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे लगभग 3000 के आसपास हमने एमसीक्यू दे रखे हैं।
टॉप 500 की 3 वीडियो बना रखी हैं, एमपीजीके की, साइंस की और हिंदी की टॉप 500 क्वेश्चंस की। उसमें से एमपीजीके, साइंस और हिंदी फंस रहा है सीधे-सीधे, ठीक है? तो ₹189 आपको इस क्यूआर पर पे करने हैं, कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है। बड़ी समस्या होती है, ऐप डाउनलोड करो, फिर पेमेंट करो, फिर आए नहीं आए, फिर अपडेट नहीं होता है, तो कुछ करना नहीं, बस इस क्यूआर पर 189 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स और एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा जिस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं कि जेल पेहरी में प्रश्न फंसाए जा रहे हैं हमारे नोट्स से, उसी तरह से अस्पताल सहायक एग्जाम के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स बनाए हैं। इसमें से भी प्रश्न आपको अस्पताल सहायक वाले पेपर में सीधे सीधे लिखे मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेगा, बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम जो है ना एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार नोट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? इसमें आपको सभी पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए, वो सब प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। टॉप 100 की जो पीडीएफ हम डालते हैं, लगभग 550 के आसपास टॉप 100 क्वेश्चन करा चुके हैं एमसीक्यू, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा और आगे भी यहाँ पर नोट्स आपको मिलते रहेंगे। कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसी क्यूआर पर 149 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। बाकी प्रूफ दिखाने की अब आवश्यकता है नहीं, प्रूफ आपने देख लिया है। ऐसे अगर हम बैठेंगे अभी लेकर के तो 500 जो वो है एमपीजी के, उसमें से सारे एमपीजी के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? किसी दिन ऐसा करेंगे, बढ़िया से आपको जो है एक-एक साइड में लगाकर दिखा देंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। अगला प्रश्न देखिए, स्वरों की रानी किसे कहते हैं जो भारत रत्न से सम्मानित है? लता मंगेशकर के बारे में आपको इनके पुरस्कार और ये कहाँ की निवासी हैं, सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लता मंगेशकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी। तो स्वरों की रानी, स्वर कोकिला या फिर स्वर सामग्री लता मंगेशकर को कहा जाता है। ये इनके उपनाम है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनमें से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है? संगीत जगत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में ये पूछा जाएगा कब दिया गया। आज पूछा है कि आज तो सिर्फ इतना पूछा किसको दिया गया, आगे पूछेंगे वर्ष 2001 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है? इनके अलावा लता मंगेशकर जी के अलावा कर्नाटक की संगीत की दिग्गज एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को गीतों की साम्राज्ञी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आज लता मंगेशकर का पूछ लिया है, हो सकता है आगे चलकर के गीतों की सामग्री के बारे में, साम्राज्ञी के बारे में पूछा जाए, ठीक है? तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, खरमौर पक्षी अभयारण्य के बारे में पूछा गया था। खरमौर वाला भी आपको हमने करा रखा है टॉप 500 में। खरमौर पक्षी अभयारण्य जो है, मतलब खरमौर पक्षी जो है ना, वो किस अभयारण्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश में। तो सरदारपुर में भी खरमौर मिलता है और सैलाना में भी मिलता है। तो सही आंसर आपको हो जाएगा सरदारपुर और सैलाना। ये कहाँ-कहाँ पर है? आइए डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, तो खरमौर मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से भारत का एक दुर्लभ स्थानीय पक्षी है। भारत में यह विशेष रूप से मध्य प्रदेश, मुख्यतः रतलाम, सरदारपुर और धार जिले में, राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के घास के मैदानों में पाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए। ये मानसून का पक्षी है। इसे अक्सर मानसून का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि यह मानसून के आने के कुछ दिन पहले ही इन क्षेत्रों में प्रजनन के लिए दिखाई देने लगता है। अब हम मध्य प्रदेश में कहां पर यह पाया जाता है वो देख लेते हैं। तो संरक्षण स्थल कहां पर है? मध्य प्रदेश के सैलाना, रतलाम में, सरदारपुर, धार में इसके प्रमुख अभ्यारण्य हैं। वहीं राजस्थान के सोनखलिया, अजमेर में भी ये जो पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो अपने ऑप्शन में देख लेना क्या दिया गया था, या तो रतलाम दिया गया होगा या फिर धार दिया गया होगा, ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? कई बार आपको बताया हमने, भैया रायसेन में सांची का स्तूप है, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। बाहर के तोरण का निर्माण किसने करवाया था? ये सब हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया से पढ़ के जाओ। ऑप्शन ए हो जाएगा सम्राट अशोक। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो सांची का महान स्तूप मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसे बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। अब भाई सम्राट अशोक से और बौद्ध धर्म से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। सुबह भी आए थे, तो शाम को भी आया है, तो आगे और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो निर्माण की देखरेख की अगर हम बात करते हैं, तो इस स्तूप के निर्माण की देखरेख अशोक की पत्नी देवी या विदिशा देवी के द्वारा की गई थी, जो पास के ही विदिशा शहर की निवासी थी, ठीक है ना? तो यहीं पर रहती थी। तो इसका निर्माण अशोक ने करवा दिया और कहा कि तुम इसकी देखरेख करना, तो वो जो है इसकी देखरेख वगैरह करती थी। चलिए अब देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण। मूल स्तूप के बाद शासकों जैसे शुंग और सातवाहन काल के ने जो है स्तूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नक्काशी द्वार, जो तोरण द्वार है, ये इसका निर्माण करवाया था शुंग शासकों ने, ठीक है ना? तो ये इसका निर्माण करवाया। अच्छा, अब यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आज सुबह बोला गया था कि मोहनजोदड़ो को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया। तो ये 101% आगे ये प्रश्न बनेगा। एक तो ये एमपीजीके का है, ऊपर से यूनेस्को में है, तो ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा।
अपनी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण 1989 में 1989 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अच्छे से इसकी डेट याद कर लो, मैंने बोल दिया भैया ये प्रश्न आएगा मतलब आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक ने किस नगर का भ्रमण कर उसकी सुंदरता के बारे में बताया था? तो भैया विजयनगर साम्राज्य की जो है विजयनगर साम्राज्य को ये घूमने गए थे और वहां पर उन्होंने उसकी सुंदरता को देख करके बखान किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में जो हम्पी में है का भ्रमण कर उसकी सुंदरता, भव्यता और समृद्धि के बारे में बताया था। निकोलो कोंटी की बात करते हैं, कब आया था ये प्रश्न बन सकता है। तो 15वीं शताब्दी 1420 में इटली से आया था। ठीक है, निकोलो कोंटी ने विजयनगर का दौरा किया और अपनी यात्रा में इसके विशाल आकार, किलेबंदी, शानदार बाजारों का विस्तृत वर्णन किया है। वही अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी 1443 ईस्वी में फारस ईरान के शासक के दूत के रूप में अब्दुल रज्जाक विजयनगर की भव्यता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में यहाँ की सात हरी दीवार वाली किलेबंदी और समृद्ध बाजारों का चित्रण किया है। तो इन दोनों लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की खूब बखान किया, खूब अपनी किताबों में उसके बारे में लिखा था। इन दोनों का वो याद रखना कि कौन से देश के थे, है ना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। चलिए मध्य प्रदेश का बताइए, गुलाब गार्डन बहुत अच्छे से आपको कराया था एमपी जीके में। ठीक है, करंट अफेयर वाला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से आया, एमपी करंट से। कह रहे मध्य प्रदेश में गुलाब गार्डन जो जयंत वाला है वो कहाँ पर स्थित है? अभी ये चर्चा में रहा है। ऑप्शन दिया था इंदौर, सिंगरौली, हरदा, एक और कोई ऑप्शन था। सही आंसर सिंगरौली हो जाएगा। ये वही सिंगरौली है जिसको मामा शिवराज सिंह चौहान ने कहा था भैया सिंगापुर बना देंगे। अभी सिंगरौली वाले बताएंगे सिंगापुर बना कि नहीं बना। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध गुलाब गार्डन जिसे रॉस गार्डन कहते हैं, सिंगरौली जिले के जयंत क्षेत्र में स्थित है। इसे जयंत इको पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम आप ध्यान रखना, जयंत इको पार्क भी कहते हैं या फिर मध्य प्रदेश का गुलाब गार्डन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखिए। तो यह नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड NCL की जयंत परियोजना के पास में स्थित है। यहाँ पर कोयले के लिए फेमस है, ऊर्जा राजधानी कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, यहाँ गुलाब की विभिन्न किस्मों के साथ साथ टॉय ट्रेन की सवारी, शाम को संगीतमय फव्वारा शो भी देखा जा सकता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इंदौर घराने की स्थापना, ये भी आपको MPG के वाली PDF में मिलेगा। इंदौर घराने की स्थापना करने वाले आमिर खान किस जिले के निवासी थे? भैया जैसे ही लोगों ने देखा आमिर खान इंदौर घराने की स्थापना तो इंदौर के ही निवासी होंगे। इंदौर लगा दिया, नीचे नहीं देखा महाराष्ट्र भी दिया है। अरे भैया ये महाराष्ट्र के निवासी थे, इंदौर में आकर रहने लगे थे। इंदौर घराने की स्थापना करने वाले महान शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान का जन्म स्थान अकोला महाराष्ट्र था मेरे भाई। ठीक है, अगर जन्म स्थान पूछा गया होगा तो आपको अकोला महाराष्ट्र ही लगाना पड़ेगा। हालांकि वह मुख्य रूप से इंदौर मध्य प्रदेश से संबंधित थे। अगर ये पूछा गया कि आमिर खान कहाँ से संबंधित थे तो आप इंदौर लगा देना। लेकिन अगर ये पूछा गया इनका जन्म स्थान कहाँ पर है तो भैया महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। ठीक है, उनके पिता भिंडी बाजार घराने के सारंगी वादक थे जो इंदौर के होलकर राजघरानों में सेवा दिया करते थे। आमिर खान का बचपन संगीत और प्रशिक्षण जो है वो इसी शहर में बीता था। ठीक है, तो संगीत और प्रशिक्षण तो यहाँ पर बीता था, कहाँ पर? इंदौर में। जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था। अगर जन्म के बारे में पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र ही लगाएंगे। ठीक है ना, और अगर ये पूछें कि भैया ये कहाँ से संबंधित है या कहाँ पर ये आकर के रहने लगे थे तो आपको इंदौर लगाना है। ठीक है मेरे भाई, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जन्म महाराष्ट्र, रहने इंदौर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया था, जो जिन लोगों का एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए प्रश्न देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? ये आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से कराया है, टॉप 100 ज्योग्राफी में। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक है ना, सबको पता है। और आपको रेड क्लिफ भी बताई थी, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। साथ साथ में ये भी बताया था कि भारत और बांग्लादेश के भी बीच में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था मेरे भाई। ठीक है ना, वो तो फिर भारत ने आज़ाद करवा लिया था बांग्लादेश वालों को। आज देखो कैसे उछलते कूदते हैं। ठीक है ना, इंदिरा गांधी का शुक्र मनाओ। ठीक है, तो ये जो रेड क्लिफ है ना वो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। पाकिस्तान नहीं दिया है आपको, रेड क्लिफ तो भारत पाकिस्तान के बीच में है, कुछ उल्टा ही लगा के चले जाओ, तो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो। मैकमोहन रेखा मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। अब रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए जो आगे पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1914 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता में जो है इसको वेरीफाई किया गया था के दौरान ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया और उन्हीं के नाम पर इसको मैकमोहन रेखा कहा जाने लगा। ठीक है, लंबाई, इस सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 890 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत तो इस सीमा रेखा को मानता है पर चाइना इसको जो है मतलब वैलिड नहीं मानता, कहता नहीं भैया हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इसी वजह से भारत और चाइना के मध्य में सीमा विवाद होता रहता है और वहां पर कोई बाउंड्री लाइन नहीं खींची गई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर गुजरात का स्टैटिक जीके का नॉर्मल सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए डिटेल देख लीजिए इसकी। तो घूमर भारत के राजस्थान, और सॉरी भैया सॉरी भांगड़ा याद आ गया। ठीक है ना, तो घूमर की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का है। ठीक है ना, भांगड़ा पंजाब का है, ये घूमर जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, इसको सही कर देंगे, राजस्थान है मेरे भाई। ठीक है, घूमर राजस्थान है ना, गुजरात नहीं है।
चलो देखिए, तो भारत घूमर जो है भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे मुख्य रूप से त्योहारों, शादियों और विशेष अवसरों पर महिलाओं के द्वारा रंग-बिरंगे पोशाक में जो है पहन करके, घाघरे पहन करके ये लोग गोल-गोल घूमते हैं। इसलिए यहाँ इस नृत्य को क्या कहते हैं? घूमर कहते हैं, ठीक है? पधारो म्हारे देश राजस्थान, ये गाना गाते हैं और घूमर नृत्य करते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो गुजरात नहीं है, फिर से ये टाइपिस्ट महोदय ने कर दिया, हम भी जल्दबाजी में पड़ गए। तो ध्यान रखना वो गुजरात नहीं है, राजस्थान उसको कर देंगे, परेशान नहीं होना आप लोग, ठीक है? और भांगड़ा जो है वो कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। ये प्रश्न आगे पूछा जा सकता है, पंजाब वाले भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए, वर्ष 2025 में अल्कोहल की इन बेवरेज जो है किस राज्य ने माना? अल्कोहल को इन बेवरेज घोषित कर दिया था, किसने किया था? ये भी अपने जो है टॉप जो करंट अफेयर है 1 साल वाली उसमें से आया है, ठीक है? 1 साल वाली पीडीएफ में देख लेना। तो कर्नाटक अल्कोहल इन बेवरेज एआईबी आधारित उत्पाद शुल्क संरचना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 11 मई 2026 से जो है पूरी तरह से लागू हो गया है। 2025 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी बना था, सूर्य सिद्धांत से कोई प्रश्न आया था। सूर्य सिद्धांत में अब ये ध्यान नहीं है कि भाई क्या बोला गया था, पृथ्वी को केंद्र में किसने माना या फिर सूर्य को केंद्र में किसने माना है। तो कॉपरनिकस जो है वहां उसका आंसर जहां तक होगा, ठीक है। चलो साइंस की ओर देख लेते हैं। साइंस से ये ओम वाला प्रश्न आ गया भैया, प्रतिरोधों को जोड़ने वाला। क्या कह रहे हैं? 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितने वोल्ट की धारा उत्पन्न होगी? तो 10 वोल्ट की धारा उत्पन्न होगी। कैसे होगी? आइए दिखा देते हैं कैसे होती है। काहे परेशान हो रहे हैं, देखिए। तो धारा की इकाई एम्पियर होती है, ना कि वोल्ट, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी, 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 10 ओम का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। परिपथ में कितनी धारा उत्पन्न होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो ऐसे जोड़ सकते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1 अपॉन लिखते हैं, ठीक है? 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। तो आज आपसे श्रेणी क्रम पूछ रखा है, श्रेणी क्रम पूछ रखा है तो सीधे सीधे जोड़ दिया। कल हो सकता है समांतर क्रम पूछ रखे हैं, समांतर क्रम जब पूछेंगे तो इसको 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 करके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो हो सकता है आगे समांतर भी पूछे, तो बस सीधे सीधे जोड़ दो। 4 ओम और 6 ओम को जोड़ो तो 10 ओम बन जाएगा। इसका जो धारा होगी वो कितनी होगी? 10 ओम की जो है धारा प्राप्त होगी। चलिए, वायुमंडल की कौन सी परतें हैं? इसमें क्या आया था? वायुमंडल की परतों को जोड़ने के लिए आया था, मतलब जोड़ी मिलान करने वाला आया था। देखो जिन्होंने प्रश्न भेजे थे उन्होंने भेजा सर ओजोन मंडल और समताप मंडल वगैरह ऐसे प्रश्न आए थे, तो जोड़ी मिलाने के लिए आया था, है ना? तो चलिए पूरा आपको बता देते हैं डिटेल में, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, क्या क्या विशेषता है, इसको अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि जब आपसे पर्यावरण पूछ रहे हैं और ये पर्यावरण का टॉपिक है तो भैया पर्यावरण में अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना? क्योंकि पर्यावरण आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर एक-एक परतों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की बात करते हैं, कहाँ पर पाई जाती है? तो पृथ्वी की सतह के सबसे निकटतम ये परत होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। अच्छा, विशेषता क्या है? तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, भाई बादल हो गया, बारिश हो गया, कोहरा, तूफान, ये सारी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आगे ये प्रश्न बनेगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ 101% है, ठीक है? समताप मंडल ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ओजोन परत यहीं पर होती है। तो देखो, क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। विशेषता क्या है? यह परत बादलों और मौसमी हलचलों से मुक्त होती है। यहाँ पर बादल बादल नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री होती है। इसलिए आदर्श रूप से हवाई जहाज उड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो प्रश्न बनेगा, हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। साथ साथ में ओजोन परत भी यहीं पर पाई जाती है, जो सूर्य की यूवी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और हमको स्किन कैंसर से बचाती है। चलिए मध्यमंडल देख लेते हैं लगे हाथ। तो समताप मंडल के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। विशेषता क्या है? यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं ना, इसी में फंस करके बेचारे जल जाते हैं, ठीक है ना? यहीं पर आते ही जल जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उल्का पिंड से हमारी रक्षा कौन करता है? मध्यमंडल करता है मेरे भाई। चलिए तापमंडल या फिर आयन मंडल की बात कर लेते हैं, कहां पर पाई जाती है? तो मध्यमंडल के ऊपर 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। विशेषता क्या है? यहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। इस परत में आयन मौजूद होते हैं जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस धरती पर परावर्तित करते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन जो है मोबाइल वगैरह इसकी वजह से चल सकता है, ठीक है? कोई समस्या तो नहीं इतना डिटेल में करा रहे हैं, है ना? अगर आप कोई ऐसा हो भाई जो मतलब कि चाह रहा हो कि नहीं हमको बस क्वेश्चन बता दो, तो भाई आप गलत जगह आ गए हो। हम तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है ना? जिससे कि आगे प्रश्न अगर आए तो आप उनको सही करके आएँ। इसी एग्जाम में नहीं, जितने भी एग्जाम आगे आने वाला है, ठीक है? वायुमंडल की बात कर लेते हैं, जो आखिरी परत होती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, 700 किलोमीटर से शुरू होती है और लगभग 10,000 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। विशेषता देख लो, यहाँ हवा बहुत हल्की होती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष के इसी माध्यम में आकर के विलीन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कहाँ गई हाइड्रोजन और कहाँ गई हीलियम, ठीक है? तो ये पूरा परत वाला सिस्टम आपको समझा दिया। अब अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है? मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लाइक भी कर दो, लाइक नहीं कर रहे हो। चलो
एक प्रश्न आज सत्य असत्य पर पूछा गया था। क्या पूछा था? मानव का निषेचन आंतरिक होता है, मेढक का निषेचन बाहरी। यह कथन सत्य है या असत्य है? ऑप्शन दिया था सत्य, असत्य, पूर्णतः सत्य, पूर्णतः सत्य। सही आंसर हो जाएगा ये कथन पूर्णतः सत्य लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। पूर्णतः सत्य इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे हो जाएगा, देखिए। मानव, मनुष्य और अधिकांश स्तनधारियों में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है, ठीक है। संलयन अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन। इसके विपरीत मेढकों में नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर मुख्य रूप से पानी में मिलते हैं। मादा मेढक पानी में अंडे देती है, नर उन पर अपने शुक्राणु छोड़ देता है। जहां निषेचन की प्रक्रिया पानी में होती है, इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो दोनों निषेचन में अंतर समझ में आ गया, और ये जो कथन पूछा गया था ये पूरी तरह से सत्य दिया गया था, ठीक है। चलिए, गैस्ट्रिक जूस वाला ये तो आपने देख ही दिया पीडीएफ में। 1 से 2 इसका जो है पीएच मान होता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो गैस्ट्रिक जूस जिसे जठर रस कहते हैं, सामान्य पीएच मान 1 से 2 के बीच में होता है। इस तरल की अत्यधिक अम्लीय प्रकृति जो मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है। HCl खतरनाक अम्ल होता है, और जब जब HCl आता है तब तब बताते हैं कि HCl हमारे आमाशय में पाया जाता है। हमारी आमाशय की जो परत होती है इसमें होता है, खाने को पचाने का काम ये करता है। ज़्यादा निकल जाता है तो हमको जो है एसिडिटी हो जाती है। फिर हम NaOH पी लेते हैं, क्षार पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं, और वो पेट में जाकर के उदासीन कर देता है। ये कई बार आपको हमने करा रखा है, हर बार समझाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1 से 2 के बीच में इसका पीएच वैल्यू होती है। चलिए, हिंदी की बात कर लेते हैं। देखो, पूछा गया छंद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में पूछा हुआ था, ये प्रश्न पूछा है। कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा, ये विलोम पूछा गया है। सकट और सकट शब्द का युग्म क्या है, ये भी अपने जो आपकी हिंदी वाली पीडीएफ है, हिंदी टॉप 500, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। सकट और सकट का युग्म का क्या अर्थ हो जाएगा। अलंकारास अनुप्रास अलंकार का एक प्रश्न पूछा गया था। गगनचुंबी में कौन सा समास है, ये प्रश्न पूछा गया था। कारक संप्रदान कारक से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। 2 से 3 प्रश्न संप्रदान कारक के पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, समास में तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा गया था, और सर्वनाम भी पूछा जा रहा है। उपसर्ग, समास, काल, इनसे भी एक एक प्रश्न आ रहे हैं। तो हिंदी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं आ रही है। अगर आप टॉप 500 वाली पीडीएफ पढ़ के भी चले जाएंगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। बाकी टॉपिक वाइज जो हमने करा रखी टॉप 100 पीडीएफ, वो भी पढ़ के जाना। जो लोग अभी नोट्स ले रहे हैं कैसे पढ़ेंगे उनको बता दें। सबसे पहले आप टॉप 500 पढ़ेंगे, टॉप 500 एमसीक्यू कवर करेंगे, क्वेश्चन कवर करेंगे, वन लाइनर है वो। उसके बाद टॉप 100 की जो एमसीक्यू वाली पीडीएफ दे रखी है, वो टॉप 100 की एमसीक्यू पीडीएफ कवर करेंगे। फिर आपके पास में समय बचता है तो जो हमने वन शॉट वीडियो करा रखी है, वो डिटेल थ्योरी वाली, वो आप कवर करेंगे। उसके बाद में आप जो है थ्योरी पर जाएंगे, समय बचेगा तो, नहीं, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ लगा लेना है, और प्रैक्टिस सेट भी लगा लेना है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आराम से आप 70+ स्कोर कर जाएंगे, जैसा इन भाइयों ने किया है। सुबह एक भाई के 78 आए थे और इस भाई के 71 आए काट पीट करके, ठीक है। चलिए, मैथ देख लेते हैं। प्रायिकता का एक प्रश्न पूछा गया है, ये अभी ऐड हुआ है, अभी तक नहीं पूछा जा रहा था, आज पूछ लिया इस शिफ्ट में, ठीक है। प्रायिकता आ गई है। वर्क एंड टाइम से लगभग 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न से एक प्रश्न आया है। प्रॉफिट लॉस माफ कीजिएगा, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न, और एज, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं। एक तो एज हो गया और एक मिक्सचर हो गया। यहां से भैया बहुत प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से करके जाना। बॉड मास के 2 प्रश्न, एवरेज नहीं आया है। अनुपात समानुपात के लगभग 3 प्रश्न, सीआई से 1 प्रश्न बन रहा है। समय कार्य के सबसे ज्यादा प्रश्न, समय कार्य और उसके जो है सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहा है समय कार्य और आयु के। इन दोनों के सारे फैक्ट अच्छे से देख करके जाना, मतलब सारे जो नियम जो रूल होते हैं अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। समय कार्य, मिश्रण, घातांक करनी से लगभग 2 से 3 प्रश्न है। और जो नए प्रश्न हमको मिलेंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे ना, कुछ लोग लेट प्रश्न भेजते हैं। तो सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, नहीं तो सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन लाइव, तो मिल जाएगा। वहां पर जो बाद में प्रश्न आते हैं उसको हम वहां पर डाल देंगे। अभी एक भाई ने घातांक करने का क्वेश्चन भेजा HD लिख करके, तो उसको हम वहीं पर डाल देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। अब चलो इंग्लिश में देख लो। इंग्लिश तो सीधे सीधे अपने टॉप 200 से आ रहा है, छा गई है वो पीडीएफ टॉप 200 वाली। फादर ऑफ द ओन हाउस, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अबाउंडेंट का सिनोनिम अभी आपको दिखाई दिया है पीडीएफ में, सीधे सीधे स्क्रीनशॉट से मैच करा दिया था। रिगिड का सिनोनिम बताया था आपको, रिगिड मतलब होता है कि भाई छुटकारा पा लेना। इसका एंटो सिनोनिम दोनों करा दिया था, दोनों पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हॉट पोटैटो इडियम्स टॉप 100 इडियम वाली में देख लेना, हॉट पोटैटो भी आपको हमने करा रखा है, ठीक है। एक्टिव पैसिव के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव भी आपको टॉप 200 मिल जाएगा। एक्टिव पैसिव की अलग से भी पीडीएफ बना रखी है। आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा, 3 टॉपिक कवर किए हैं आर्टिकल में टॉप 100 वाली में, उसको आप देख लेना। ईडीएम फ्रेज भी टॉप 100 में कवर कर रखा है। ईडीएम फ्रेज के अलग से, ईडीएम फ्रेज और एंटोसिनोर वन वर्ड, इनकी अलग से टॉप 100 एमसीक्यू की हमने एक वीडियो बनाई थी, और उसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में दी है, देख लेना। एंटोसिनो हो गया, फिल इन द ब्लैंक, टेंस से आए हैं, फिल इन द ब्लैंक, ये भी आपको सब करा रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करा रखा है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ अपने में से आ रहा है, कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे नीचे आकर के, उनका जवाब आप खुद दे देना, हमें देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, ठीक है। बाकी ये कुछ लोग हैं जिन लोगों ने एमपी पुलिस का नोट्स लिया था 2025 वाला, 95% लोग ऐसे थे जो एमपी पुलिस के ग्रुप से सिलेक्ट हुए हैं, फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है।
और कुछ का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रुप का नाम है और सर मेरा भी हो गया, इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा है। रचना नामदेव जी देख सकते हैं, सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, इन्होंने भी अपना स्क्रीनशॉट भेजा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हाँ, शुक्ला सर के पीडीएफ नोट्स काम करते हैं। ठीक है, बाकी ये प्रश्न उन्होंने भेजे हैं और ये हमने आपको पूरा मैच करके भी दिखा दिया है, उन्हीं के स्क्रीनशॉट से मैच करके दिखा दिया है। ये तो वो प्रश्न है जो हमारे पास में लोगों ने भेजे हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो लोग याद नहीं रख पाते हैं, जो भेज नहीं पाते हैं, नहीं तो हम वो भी अपने पीडीएफ नोट्स में से मैच करके आपको दिखा देंगे। ठीक है ना? एक आध दिन ऐसे ही करेंगे, बढ़िया से आपको दिखा देंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है? चलिए, बाकी अभी कम्युनिटी पोस्ट पर हम आपको कुछ फ़ोटोज़ डाल देंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, सुपर नोट्स से प्रश्न सीधे-सीधे एग्ज़ाम में फँसते हैं, जैसे यहाँ पर फँसे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में। उससे पहले अस्पताल सहायक की टॉप 100 एमसीक्यू की जो टॉपिक वाइज़ जो टॉप 100 कराते हैं, उसकी पीडीएफ उसकी जो है नोट्स सॉरी उसकी वीडियो कल सुबह 10 बजे पहले आ जाएगी। उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस होगा। सबसे निवेदन है, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो, भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजना। जैसे आज आप इंतज़ार कर रहे थे एग्ज़ाम एनालिसिस का, कल कोई और भाई इंतज़ार कर रहा होगा, है ना? तो इसीलिए आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर सेंड किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।